हाँ तो दोस्तों नमस्कार। वी आर लाइव नाउ। हम सभी लोग लाइव हैं तो एक बार फटाफट से आइए। दिख रहा है क्लियर? आवाज़ पहुंच रही है? एक बार बताना ज़रा। सभी लोग एक बार पुष्टि करें कि आवाज़ पहुंच रही है और मैं भी दिख रहा हूँ। ठीक है, अब दिख रहा हूँ। हाँ, आवाज़ जा रही है? ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो राजस्थान के कुछ जिलों से या कुछ शहरों से जहाँ से क्वेश्चन बनता उसके भौगोलिक उपनाम से है, या फिर देखो ऐसा है ना बेटा, राजस्थान में अगर देखा जाए तो जिलों की संख्या कितनी है? 41 है, वर्तमान में बात कर रहा हूँ। उस 41 जिलों के अंदर भी कुछ शहर हैं जिनको तहसील वगैरह के नाम से हम जानते हैं, उनके भी अपने अपने भौगोलिक उपनाम हैं। तो अगर रटने बैठ जाएंगे तो लगभग हमें जो है 70 के आसपास शहरों को रटना पड़ेगा, और प्रत्येक शहर का कोई ना कोई एक या दो या तीन या चार या पांच पांच उपनाम है, तो सब रटना पड़ेगा। तो देखो, एक स्मार्ट स्टडी होती है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ये होता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन बनने की ज्यादा संभावना हो, हम उन चीजों को पढ़ें, है ना, फर्जी चीजों को ना हम पढ़ें। और एक टीचर का काम भी यही होता है कि उन्हीं चीजों को आपके सामने परोसा जाए, क्योंकि देखो बुक में तो बहुत कुछ लिखा है। अब बुक वाला सब कुछ हम पढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर टीचर काहे के हुए, है ना। हम टीचर है, इसका मतलब ये हुआ हम चीजों को समेट के लेके आए आपके सामने प्रस्तुत करें। तो बिल्कुल हाय हेलो सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। तो यहाँ पे हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो राजस्थान के जिलों या शहरों के भौगोलिक उपनाम से संबंधित बातें करने वाले हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम अगर कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं तो कल की क्लास में एक सुधार कर लेना आप लोग, कि जहाँ पे ये बताया गया था, पहले तो हमने बताया था कि जो राजस्थान का ये वाला जो क्षेत्र हमने बताया था, आपको याद होगा, अगर मैं ये वाला मैप बनाऊं अपना वाला, है ना, अपना वाला मैप बनाऊं तो आपने आराम से बना सकते हो। ये वाला जो मैप था, ये वाला जो एरिया हमने आपको बताया था धौलपुर से लेके यहाँ तक बांसवाड़ा तक, ये वाला एरिया जो बताया था, जो हमने बताया था कि मध्य प्रदेश यहाँ पे आता है, और मध्य प्रदेश के साथ लगने वाली सीमा कितनी है? तो 10 जिले सीमा लगाते हैं। 9 जिले जो बाद में बताया था उसको आप सुधार लेना, है ना। शुरुआत में तो मैंने 10 जिले बताए थे, बाद में कहीं एक दो जगह 9 जिले लिख दिया था, और वहां कोटा को छोड़ दिया था काउंट करते वक्त, उसको आप सुधार लेना और कोटा को आप उसमें शामिल कर लेना। अब देखो, कुछ लोगों ने कहा सर ट्रिक बता के याद करवा दीजिए, हमने ट्रिक बता के याद करवा दिया। जरा आप लोग ट्रिक बताना कि ये जिले कौन कौन से हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, और सबसे लंबी सीमा रेखा जो बनती है वो मध्य प्रदेश के साथ बनती है। तो बताना कौन कौन से जिले हैं, इनका ट्रिक अगर बता दे। तो मैंने कहा था एक बाबा था जो है मध्य प्रदेश का बाबा। बाबा क्या करता है? बाबा भी चिप्स को क्या करता है? बाबा भी चिप्स को धोकर धोकर क्या करता है? धोकर झा करता है, मतलब खाता है ना, झा यही लिखाया था। तो यहाँ पे आप देखोगे बा एक जिला दो जिला, है ना, एक जिला बांसवाड़ा और दूसरा जिला बारा, ये आपने पढ़ा था, बांसवाड़ा और बारा। तो ये मैं बस केवल रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो बारा और बांसवाड़ा आपने देख लिया। उसके बाद फिर क्या था? भा से भीलवाड़ा था, है ना, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा जिला हो गया। उसके बाद क्या था भाई? उसके बाद यहाँ चा और पासा चिप्स तीन है ना, तो चा से चित्तौड़गढ़ था, चित्तौड़गढ़ था। उसके बाद पा से क्या था? तो पा से आप कहोगे प्रतापगढ़ था। और उसके बाद सा आता है, सा से क्या था? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद फिर सा से सवाई माधव, है ना, तो सवाई माधोपुर आप कर दो। ये क्या था? ये था सवाई माधोपुर, है ना, सवाई माधोपुर। तो उसके बाद क्या था? देखो सब लोगों ने पढ़ रखा है, जल्दी जल्दी बताना। धो से क्या था? यहाँ को वाला छोड़ दिया था मैंने, तो को से आ जाएगा कोटा, को से आ जाएगा कोटा, और धौ से आ जाएगा धौलपुर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख लेना। बाकी 10 जिले यहाँ से संपर्क करते हैं। मैंने पीडीएफ में सुधार दिया था, आप लोग उसको देख लेना। कर से हो जाएगा करौली, और उसके बाद झा से क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे, कोई दिक्कत? झालावाड़ हो जाएगा, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। बस यही मैं बताना चाहता था। कल की क्लास, आज की क्लास को शुरू कर देते हैं श्री रामचंद्र का नाम लेके। आज की क्लास क्या है? हमारे भौगोलिक उपनाम है और उनसे संबंधित कुछ चीजें हैं। सबसे पहला आता है आपकी राजधानी जयपुर। अगर मैप में देखा जाए तो जयपुर जो राजधानी है वो इधर बनाई गई है। इधर बनाई गई है, तो आप कहोगे सर दिल्ली की तरफ बनाई गई है ना। हम कह सकते हैं कि दिल्ली की तरफ बनाई गई है। क्यों दिल्ली की तरफ बनाई गई है?
देखो हमारा मुख्यालय जो होता है ना, किसी भी राज्य की जो राजधानी होती है, वो अगर सेंट्रल राजधानी के पास पड़ जाए तो फिर सोने पर सुहागा हो जाता है। सोने पर सुहागा का मतलब यह है, मान लीजिए अगर हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं यहीं बैठेंगे, अब इन मुख्यमंत्री साहब को हमारे प्रधानमंत्री जी से कोई वार्तालाप करनी हो तो क्या करेंगे, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। आपको 2 मिनट नहीं, चलो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे ना। अब आपकी तरीके मोटरसाइकिल से थोड़ी ना जाएंगे, वो तो हेलीकॉप्टर से जाएंगे। तो चलो 20 मिनट में पहुंचे, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर राजधानी के समीप बन जाए हमारी राजधानी तो बेहतर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन यह है, मान लो यहाँ से अगर एक एक हमारा बहुत घनिष्ठ मित्र देश है, मान लो कभी पगला जाए और पगला के यहाँ से तोप वोप फेंकने लगे तो कम से कम हमारी राजधानी तो बची रह जाएगी, जहाँ पे सारे कार्यकाज होते हैं, है ना। तो ये इसलिए भी ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि सीमा पर हम क्या बताएं, राजधानी न बनाएं। पाकिस्तान वालों ने यही गलती की थी, बाद में उन्होंने सुधारा था, है ना। तो ये काम करना होता है। तो थोड़ा सा इस सब चीजों को आप जानते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जयपुर के बारे में। बहुत ही पुराना शहर है जयपुर। इसकी स्थापना कब होती है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि जयपुर की स्थापना कब होती है, एग्जाम में पूछा जाता है ना, जयपुर की स्थापना किसने की थी, किसी को पता हो तो बताना ना। कुशवाहा राजवंश के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने, जिनका नाम था महाराज सवाई जय सिंह, महाराज सवाई जय सिंह जिनका नाम था, उन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी, है ना। मेरे पास मैसेज ही नहीं आता। अच्छा जी, 4 बजे क्लास होती है, देख लिया करो। तो कब स्थापना की थी, तो 1727 में, बहुत पहले स्थापना हो जाती है। ठीक है, आप इसको लिख लेना कि इसकी स्थापना कब होती है। तो स्थापना कब होती है, स्थापना होती है 1727 में। कौन करवाता है ना, कौन करवाता है, तो आप क्या कहोगे, अगर पूछे कौन करवाता है तो कह देना कछवाहा वंश का शासक था। पूछा जाता है किस वंश के शासकों के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई, तो कछवाहा वंश का शासक था, है ना, उसके द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब देखो, कछवाहा वंश के शासक हुआ करते थे जय सिंह, और जय सिंह का एक, देखो राजा कभी स्थापना नहीं करता, राजा कभी शहर को बनाता नहीं है। शहर को बनाने के लिए कुछ काश्तकार वगैरह होते हैं, तो इनके जो शिल्पकार जिनको कहते हैं, जो बनाते हैं, तो शिल्पकार, जैसे अभी बताया जाता है ना, पूरे पृथ्वी को किसने बनाया है, तो विश्वकर्मा जी ने बनाए। विश्वकर्मा जी कौन है, तो कहते हैं ब्रह्मा जी के काश्तकार हैं या शिल्पकार हैं, कहते हैं ना। तो हम लोग विश्वकर्मा जी का पूजा करते हैं। तो देखो ये क्या करते हैं, कछवाहा वंश का शासक था जिसका नाम क्या था, महाराज सवाई जय सिंह। नाम था महाराज सवाई जय सिंह, महाराज सवाई जय सिंह इनका नाम था। और महाराज सवाई जय सिंह ने इसको बनाया था। और इसको बनाने के लिए इन्होंने जिम्मा किसको दिया था, इनकी जिम्मेदारी किसको दिया था, तो विद्याधर थे एक, विद्याधर का नाम था, भूलना मत, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या नाम था, ज्ञान इनको बहुत था, विद्याधर भट्टाचार्य इनका नाम था। और विद्याधर भट्टाचार्य क्या थे, तो ये शिल्पकार थे, है ना। ये क्या थे, ये शिल्पकार थे। तो विद्याधर भट्टाचार्य शिल्पकार थे, इन्होंने ही जयपुर की स्थापना की थी या जयपुर शहर को बनाया था। अब एक चीज और पूछा जाता है, भारत का ये पहला ऐसा शहर है जो बिल्कुल ज्यामितीय तरीके से बनाया गया। ज्यामितीय तरीके का मतलब कहाँ पे नाली होनी चाहिए, कहाँ पे रोड होना चाहिए, है ना, किधर हम अपने घर का दरवाजा खोलें, मतलब दरवाजा मेन गेट किधर होना चाहिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सारी चीजें एक ज्यामितीय विधि से बनाया गया था। तो भारत का एकमात्र ऐसा शहर जो ज्यामितीय विधि से बनाया गया, कौन सा शहर है ना, इसका बहुत ज्यादा बढ़िया योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था, इसीलिए इसको पूरब का पेरिस भी कहा जाता है। आगे आगे अभी लिखाएंगे हम आपको। तो इसीलिए इसको पूरब का पेरिस कहा जाता है। उसका रीजन यही है कि बहुत व्यवस्थित ढंग से ये बनाया गया था। तो यहाँ पे आप देख लेना। उसके बाद एक और नाम आता है जिसके लिए आप कहते हैं पिंक सिटी, यानी कि गुलाबी शहर। तो गुलाबी शहर को हम गुलाबी ही कर देते हैं। क्या नाम है, गुलाबी शहर, इसका नाम है, एक और नाम है गुलाबी शहर। गुलाबी शहर क्यों कहते हैं जी, गुलाबी शहर क्यों कहते हैं, कोई बता सकता है क्या आप में, जरा बताना। तो गुलाबी शहर पूछा जाता है ना बार बार एग्जाम में, इंटरव्यू में, तो खास करके अगर आप जयपुर के हैं या राजस्थान के हैं
और कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं आईएएस स्तर के या फिर ऐसे कोई सेंट्रल लेवल का, तो ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो क्यों कहा जाता है पिंक सिटी, गुलाबी शहर क्यों कहा जाता है? देखो, इसी वंश के राजा थे, कछवाहा वंश के ही शासक थे, जिनका नाम था, एक तो महाराजा सवाई जय सिंह है, महाराजा सवाई जय सिंह के ही पुत्र सुपुत्र हुआ करते थे, मतलब उन्हीं के खानदान के हुआ करते थे, जिनका नाम था महाराज सवाई राम सिंह। ये जय सिंह है ना, तो उनका नाम था महाराज सवाई राम सिंह, और उनका शासन हुआ करता था। हुआ ये कि उनके शासन में एक बार बेल्स, एक देश है बेल्स यूरोप का, तो बेल्स के राजा, या बेल्स के राजा नहीं थे, प्रिंस थे उस समय, राजकुमार थे, वो आते हैं राजस्थान भ्रमण करने इनके राज्य में। किसके राज्य में? किसके राज्य में आते हैं भाई? जय सिंह के नहीं, राम सिंह के राज्य में आते हैं। ठीक है, राम सिंह के राज्य में आते हैं भ्रमण करने के लिए। तो राम सिंह क्या करते हैं, उनको लगता है प्रिंस है बेचारा, अंग्रेज लोग गोरे चिट्टे होते हैं, है ना, लड़के हैं कि लड़की है पता ही नहीं चल पाता। तो हमारे जो राजा थे, जो राम सिंह थे, तो राम सिंह ने क्या देखा कि ये बेटा एकदम गोरा चट्टा है, वो समझ ही नहीं पाए होंगे कि लड़का है कि लड़की है, राजा है मतलब प्रिंस है कि प्रिंसेस है, राजकुमार है कि राजकुमारी है। तो इस मतलब ये मैं हंसी मजाक में कह रहा हूँ, याद रहेगा आपको। उनको लगा कि अभी छोटा सा बालक है प्यारा सा, और वो उनको लड़की समझ ली। और लड़कियों का प्यारा कलर कौन सा होता बताओ? अगर लड़की को खुश करना हो ना तो पिंक सा गुलाब दे दो, लड़की को खुश करना हो तो पिंक सा कुछ भी ले जाके, यार पेन भी दो तो पिंक दे दो, अरे मिठाई भी दे दो तो पिंक दे दो, खुश हो जाएगी, है ना। काला जाम खिलाओगे तो उतना खुश नहीं होगी, अब पिंक कलर की कोई मिठाई दे दो तो खुश हो जाएगी। तो यही राम सिंह ने सोचा कि जो प्रिंस साहब आ रहे हैं, बेल्स के प्रिंस थे याद रखना, तो बेल्स के प्रिंस साहब जो आ रहे हैं, तो इनके स्वागत में 1876 में इनके स्वागत में पूरे शहर को इन्होंने पिंक कर दिया। तो आप याद रखेंगे सवाई राम सिंह राजा कौन थे? तो राजा थे सवाई राम सिंह के द्वारा क्या कर दिया गया था? वेल्स के प्रिंस, वेल्स के प्रिंस, वेल्स के प्रिंस थे के स्वागत में, वेल्स के प्रिंस के स्वागत में सत्र बताओ, जल्दी से कमेंट करो सत्र। अभी अभी मैंने बताया, बहुत बार पूछा जाता है। 1876 में संपूर्ण शहर को, है ना, मतलब अपना घर तो रंगे ही थे, उसके साथ साथ रोड के किनारे पड़ने वाले जितने घर थे ना सबको रंगवा दिया था, संपूर्ण शहर को गुलाबी कलर करवा दिया था, गुलाबी रंग का रंग दिया था, है ना, गुलाबी रंग में रंगवा दिया था, गुलाबी रंग में रंगवा दिया। ठीक है, तो क्या राम सिंह के द्वारा बेल्स के प्रिंस के स्वागत में 1876 में संपूर्ण शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया गया था। तब से इसको पिंक सिटी कहा जाने लगा। पिंक सिटी क्यों कहते हैं, बहुत बार पूछता है। 1876 में राजा कौन हुआ करता था? राजा यही जय सिंह का खानदान था, बेटा तो नहीं था लेकिन खानदान था, राम सिंह हुआ करता था। राम भगवान के नाम पे बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन क्या क्या बेल्स के प्रिंस जो आ रहे थे उसको लड़की समझ बैठा, इसकी ये गलती हो गई, और उसके प्रिंस के जो है स्वागत में इन्होंने पूरे शहर को ही रंगवा दिया, जबरदस्ती रंगवा दिया था। जो नहीं रंगना चाहता था ना उसको भी रंगवाना पड़ा। दूसरा नाम आता है इसका, जयपुर का नाम एक आता है, एक उपनाम है जिसे आप कह सकते हैं भौगोलिक उपनाम। अगर हम जयपुर का भौगोलिक उपनाम देखें तो भौगोलिक उपनाम में एक नाम आएगा पेरिस का, पूर्व का पेरिस, एक नाम आता है ना पूर्व का पेरिस, या फिर इसी को भारत का पेरिस कहते हैं, पूर्व का पेरिस, या इसी को भारत का पेरिस कहते हैं, भारत का पेरिस कहते हैं। देखो पेरिस जो शहर है वो यूरोप का शहर है, फ्रांस का, और बहुत व्यवस्थित ढंग से बसाया गया है। पेरिस शहर यूरोप का शहर है और बहुत व्यवस्थित ढंग से बसाया गया है। और जयपुर हमारे भारत का शहर है और बहुत व्यवस्थित ढंग से बसाया गया। किसने बसाया था? तो अभी तो मैंने बताया, एक विद्या, जिनके पास विद्या था, ज्ञान था, भट्टाचार्य थे, विद्याधर भट्टाचार्य। तो विद्याधर भट्टाचार्य ने इसको बसाया था। राजा कौन था उस समय? तो राजा यही ना राम सिंह के बाबा हुआ करते थे, जिनका नाम जय सिंह था, है ना, तो उन्होंने बसवाया था। तो ये पिंक सिटी क्यों कहा जाता है? तो इसको अगर पूछे तो आप कह देना योजनाबद्ध सड़क और सौंदर्यपूर्ण डिजाइन के कारण। क्या लिखोगे? लिख देना
योजनाबद्ध योजनाबद्ध शहर और योजनाबद्ध सड़क और योजनाबद्ध सड़क और सौंदर्यपूर्ण डिजाइन के कारण सौंदर्यपूर्ण डिजाइन के कारण क्या हो रहा है पेन को आज? डिजाइन के कारण। क्या ये याद रहेगा आपको? क्यों इसको पेरिस कहा जाता है? मतलब पेरिस तो कहा ही जाता है, तो बहुत बार पूछा गया, लेकिन क्यों कहा जाता है ये पूछा जाएगा तो हम बता देंगे तुरंत क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी डिजाइनिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, दूसरा आप कहोगे इसे रत्न नगरी कहा जाता है। रत्न नगरी कहा जाता है। और रत्न नगरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक रत्न मिलता है जिसका नाम है पन्ना। और हीरा पन्ना रे वाला पन्ना, है ना? हीरा भी होता, पन्ना भी होता, ये भी रत्न होते हैं। तो यहाँ इसे रत्न नगरी कहा जाता है। और रत्न नगरी क्यों कहा जाता है? तो पन्ना की अधिकता के कारण इसीलिए इसको पन्ना नगरी भी कहते हैं। और ये पन्ना नगरी पेज वाला पन्ना मत समझना, ये रत्न वाला पन्ना है ना? पेज वाला पन्ना समझ ले तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हेलो हेलो जी, ये कौन सा हो जाएगा? पन्ना नगरी हो जाएगा। क्लियर है? पन्ना नगरी भी कहते हैं। दूसरा क्या कहते हैं? इसे वैभव का द्वीप कहते हैं। हमारे पूरे के पूरे भारत का या पूरे के पूरे राजस्थान का वैभव है, वैभव का द्वीप। वैभव मतलब समझते हैं ना, जो सिर ऊंचा करे। जैसे अगर किसी पिता के चार पुत्र हैं और एक पुत्र जो है आईएएस बन गया, कहते हैं हमारे गौरव को ऊंचा कर दे, हमारे वैभव को बढ़ाने का काम किया है। तो यही काम होता है ना? वैभव का द्वीप कहते हैं। और वैभव का द्वीप कहते हैं, और उसके साथ साथ एक चीज और आता है, हवेलियों का किला कहते हैं। हवेलियों का किला कहते हैं। अब हवेलियों का किला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ढेर सारे किले स्थित हैं। लगभग कौन कौन से किले हैं? दो चार किले यहाँ पे लिख ले धनाधन। हवेलियों का किला या हवेलियों के किले का नगर कहते हैं, है ना? हवेलियों के किलों का नगर, किलों का नगर कहते हैं। और ये क्यों कहते हैं किलों का नगर? यहाँ पे बहुत ढेर सारे किले पाए जाते हैं। जैसे आपका हो जाएगा नाहरगढ़ किला हो गया, है ना? लिख लो, नाहरगढ़ किला हो गया। और बहुत ढेर सारे किले हैं। और एक किला है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताए अगर थोड़ा बहुत जानता होगा? है ना सर, क्यों कहते हैं? अरे सारी चीजें तो बता रहा हूँ, क्यों कहते हैं? वैभव का द्वीप इसलिए कहते हैं भाई, ये हमारा वैभव बढ़ाता है। वैभव बढ़ाने का मतलब जयपुर नाम आते ही ना एक सम्मान आता है, एक गर्व की बात आती है कि जयपुर और राजस्थान में ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे जो कभी किसी के सामने झुके नहीं, है ना? सिर कट गया लेकिन झुके नहीं। महिलाएं ऐसी ऐसी वीरंगनाएं हुआ करती थी कि जौहर कर ली हैं लेकिन कभी किसी अलाउद्दीन खिलजी के सामने अपने आप को प्रस्तुत नहीं की। ये हमारे वैभव की बात है। ऐसे जोश में कहो ना, देखो रोंगटा खड़ा हो जाता। अभी अभी क्या होता है, अभी तो फिल्म इंडस्ट्री में जाके देख लो ना, हॉलीवुड में बॉलीवुड में जाके देख लो, कितनी महिलाएं हैं अपने आप के गौरव को बनाने के लिए, अपने आप के कैरियर को बनाने के लिए अपने आप को, अपने खुद को किसी के सामने परोस देती। अब देखो, ये वैभव की बात है भाई। वो जमाना हुआ करता था जब अलाउद्दीन खिलजी लेके तलवार खड़ा था कि आओ पद्मिनी आओ, पद्मावती आओ, तो पद्मावती ने क्या किया, भाड़ में जाओ। तो ये हो गया नाहरगढ़ किला। ठीक है, नाहरगढ़ किला यहाँ पे स्थित है। उसके बाद यहीं पे सिटी पैलेस स्थित है। सिटी पैलेस क्या है, अभी इस समय जाके आप सिटी पैलेस में जाके खरीदारी कर सकते हो, है ना? बढ़िया सिटी पैलेस। सिटी पैलेस भी स्थित है। यहीं पे हवा महल स्थित है। यहीं पे क्या है, शीश महल नहीं, हवा महल की बात कर रहा हूँ। झरोखा महल भी मत कर देना, ये है हवा महल। हवा महल क्यों बनाया जाता था? क्योंकि महिलाएं जो है वो बाहर नहीं निकलती थी, तो बहुत ढेर सारा झरोखा बना दिया जाता था। हवा महल स्थित है। यहीं पे जंतर मंतर स्थित है। अगर आपसे कभी पूछे कि भारत का जंतर मंतर कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी। लेकिन अगर पूछे राजस्थान में जंतर मंतर कहाँ
भाई भूगोल हो गया, भूगोल के साथ इतिहास का, भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र का बहुत गहरा संबंध होता है। तो आप लोग जो पढ़ रहे हो पढ़ लो, एग्जाम में ये सवाल बनते हैं, अगर आपने पढ़ रखा होगा तो दमदार है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आवाज़ आ रही है मंजू जी, अब आवाज़ आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं, ये बताना। तो इसे जंतर मंतर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसमें जो हवा महल कहा जाता है ना, क्यों कहा जाता है, क्योंकि झरोखा है। कितने झरोखे हैं, तो लगभग 953 झरोखा है। कितना, तो आप लिख सकते हो इसको, है ना। क्यों हवा महल क्यों कहा जाता, क्योंकि लगभग लगभग 953 झरोखे मिल जाएंगे आपको, कहाँ पे, जयपुर में। तो इसीलिए इसको हवा महल कहा जाता है। ठीक है, एक किला और मैंने बताया, अभी अभी याद कर लेना, बिरला बिरला मंदिर भी स्थित है। एक किला याद कर लेना आप, जयगढ़ किला। ठीक है, जयगढ़ किला क्यों याद करेंगे, ये है आपका जयगढ़ किला, है ना। तो जयगढ़ किला लिख लेना। जयगढ़ किला क्यों फेमस है, बहुत ज्यादा पूछा गया है। जयगढ़ किला, है ना। जयगढ़ किला में पूरे एशिया का या पूरे विश्व का सबसे बड़ा तोप रखा गया है, जिसका क्या नाम है, अभी तो नाम यहाँ पे नहीं लिखा गया है ना, उसका नाम क्या है, कोई बताएगा। जयगढ़ किला में तोप जायवाड़ स्थित है, तोप जायवाड़ स्थित है। और इस तोप जायवाड़ की अगर बात करें, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा तोप है, विश्व का सबसे बड़ा तोप है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा तोप पूछे या एशिया का, जो कि क्वेश्चन पूछा गया ना, एशिया का सबसे बड़ा तोप, यही हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा तोप या एशिया का सबसे बड़ा तोप इतनी तेज आवाज करता था कि इसके कंपन से ही दुश्मन ढेर हो जाते थे। देखो ये कहावत कही जाती है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा तोप जो है वो कौन सा है, जायवाड़ तोप है। कहाँ पे स्थित है, जयपुर में स्थित है। ठीक है, हाँ जायवाड़ तो बहुत बढ़िया, याद रहेगा। चलिए, अब इसी को अगर कहा जाता है, जयपुर को ही धरोहर नगरी कहा जाता है, जयपुर को धरोहर नगरी कहा जाता है, ये आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। धरोहर नगरी, धरोहर नगरी कहा जाता है। धरोहर नगरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे विश्व विरासत यानी कि यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है ये आपसे पूछेगा, तो 2019 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, है ना। ये क्यों शामिल किया जाता है, किया गया। अब देखो भाई, अगर भारत के लिए तुम खास हो, मान लो, ऐसे तो तुम खास हो नहीं, है ना, तो भारत सरकार तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगी, जैसे सब रहते हैं वैसे तुम भी रहते हो। लेकिन मान लो भारत के लिए तुम बहुत खास इंसान हो, तो तुमको भारत अपना एक धरोहर मानेगा और तुम्हारे पीछे जो है सिक्योरिटी लगा देता, जेड श्रेणी की सिक्योरिटी मिल जाएगी, कोई कुछ तुम्हारा उखाड़ ना पाए, कोई कुछ तुम्हारा बिगाड़ ना पाए, होता ना। यही हाल है कि इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जैसे आपका जैसे जो है ताजमहल को शामिल किया जाता है, उसी तरीके से जयपुर को विश्व धरोहर सूची में 2019 में शामिल किया गया। ये विश्व की एक अमूल्य धरोहर है, ये विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के रूप में शामिल किया गया, इसीलिए इसको विश्व धरोहर कहते हैं। और जो अभी आपने जंतर मंतर पढ़ा था, ये भी विश्व धरोहर स्थल है, इसमें भी आप लिख लेना विश्व धरोहर स्थल है, ये भी इसके आगे लिख लेना। कभी अगर पूछे तो आप बता सकते हैं विश्व धरोहर है ये भी। ठीक है, तो जंतर मंतर को भी विश्व धरोहर स्थल के रूप में रखा गया है। ठीक है, इसी को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है, जयपुर को। मंकी वैली मतलब, मंकी वैली का मतलब क्या होता है, मंकी वैली का मतलब होता है बंदरों का शहर, है ना, बंदरों का शहर, बंदरों की घाटी कहा जाता है, बंदरों की घाटी कहा जाता है। यहाँ पे बंदर बहुत ढेर सारे रहते हैं, इसीलिए बंदरों की घाटी कहा जाता है। इसी को मिनी काशी के नाम से भी जाना जाता है, मिनी काशी। अब मिनी काशी क्यों कहा जाता है, तो देखो, जो काशी है वो उत्तर प्रदेश के बनारस को कहते हैं, उत्तर प्रदेश के बनारस को काशी कहते हैं, जो हर हर महादेव शंकर भगवान की नगरी माना जाता है। तो उत्तर प्रदेश का जो बनारस है, थोड़ा सा समझना, उत्तर प्रदेश का जो बनारस है, हिंदू धर्म का एक धार्मिक स्थल के रूप में स्थापित है काशी। तो हिंदू धर्म का भारत का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल के रूप में वो भी आता है, एक स्थान रखता है। जैसे हरिद्वार हो गया, है ना, प्रयागराज हो गया, अपना पुष्कर हो गया,
तो इसी तरीके से बहुत बड़ा बनारस भी माना, जिसको काशी कहते हैं तो इसको छोटा काशी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। छोटा काशी किसे कहते हैं? पुष्कर देगा, ये देगा तो पुष्कर मत लगाना, गलत हो जाएगा। ठीक है, मिनी काशी किसे कहते हैं? ठीक है। दूसरा अगर कहे सांभर, यहाँ का सांभर एक है शहर, सांभर यहाँ पे है। सांभर को किन नामों से जाना जाता है? सांभर शहर को अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसका अन्य भौगोलिक नाम क्या है सांभर शहर का? तो एक तो आप कहोगे नमक का शहर, यानी कि साल्ट सिटी, है ना, साल्ट सिटी यानी कि नमक का शहर कहा जाता है। ठीक है, चूंकि सांभर जो है वो हमारे भारत का सबसे खारे नमक की झील है, सबसे ज्यादा खारा नमक यहीं पाया जाएगा, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे ज्यादा यहाँ पे होता है। दूसरा अगर कहें, इसी को तीर्थों की नगरी भी कहा जाता है, तीर्थों की नगरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जैसे हम गया जाते हैं, गया जगन्नाथ जाते हैं, जगन्नाथ उड़ीसा वाला, गया बिहार वाला, गया जगन्नाथ काशी, है ना, उत्तर प्रदेश। इसी तरीके ये भी लोग यहाँ पे भी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते हैं? अपने पूर्वजों को जो मर चुके हैं उनकी आत्मा को शांति देने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए तीर्थ यात्रा की जाती है। ठीक है, तो तीर्थों की नगरी या तीर्थों की नानी के नाम से फेमस है, नानी लिखना तो बेहतर रहेगा, तीर्थों की नानी के नाम से इसको जाना जाता है। क्या देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ कहते हैं। ये सब क्या है? सांभर का नाम है। ठीक है, जो सांभर शहर है उसका नाम है साल्ट सिटी, याद रहेगा। तीर्थों की नानी और देवयानी तीर्थ, ये आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं आप इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहीं पे एक शहर है जिसका नाम है टोंक, है ना, मैं जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ। टोंक, टोंक का भौगोलिक नाम क्या है? देखो भाई एक चीज आप समझना, ये जो टोंक है ना, ये राजनीतिक नाम है। राजनीतिक मतलब कि हमारे राजनेताओं के द्वारा, या ये कहें कि हमें जानने के लिए इसका नाम रखा गया, लेकिन भौगोलिक नाम प्रकृति के आधार पर रखा जाता है ना। जैसे अभी देखो, कोई इंसान, कोई एक खूबसूरत सी लड़की है, बहुत बढ़िया खूबसूरत है ना, तो उसका नाम क्या रख दिया गया? कनकलता रख दिया गया, चलो रख लिया ना, खूबसूरत सी लड़की है, उसका नाम कनकलता रख दिया गया, लेकिन वो बहुत काली है, बहुत काली है, बहुत काली, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। ये ब्लैक ब्यूटी जो हम नाम दिए हैं, काली सुंदरी, ये नाम क्यों दिए? उसके भौगोलिक बनावट के आधार पर दिए। कोई अगर लड़की मोटी है, नाम कुछ भी हो, हम उसको मोटी मोटी कहने लगते हैं, है ना, तो जो मोटी कहने लगते हैं वो किस वजह से? भौगोलिक बनावट है, लेकिन उसका नाम कुछ और है। तो जो और कुछ नाम है वो राजनीतिक नाम है, जो असलियत में होता है, ये वाला। ठीक है, टोंग उसका असलियत नाम है, लेकिन भौगोलिक नाम मतलब किस लिए फेमस है, उसके आधार पर उसका भौगोलिक नाम रख दिया जाता है। ठीक है, तो टोंक के बारे में अगर बात किया जाए तो इसे नवाबों की नगरी भी कहा जाता है और राजस्थान का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है। ये दोनों क्यों कहा जाता है मैं बता रहा हूं आपको। एक तो नवाबों की नगरी कहा जाता है, और दूसरा आप कहोगे राजस्थान का टाटानगर। टाटानगर क्यों कहा जाता? ठीक है, अब देखो नवाबों की नगरी इसलिए कहा जाता है कि ये नवाबों का घर है, नवाब हुआ करते थे। ठीक है, नवाब हुआ करते थे। अगर पूछे भारत का नवाबों का शहर कौन सा है, भारत का नवाबों का शहर कौन सा है, तो आप कहोगे भारत का नवाबों का शहर जो है वो लखनऊ है। कौन सा है? लखनऊ है, जो यूपी में पड़ता है। ठीक है, यूपी की राजधानी है। राजस्थान का टाटानगर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो टाटानगर है ना, वो लोहे का उत्पादन यानी कि लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे लौह फैक्ट्रियां हैं, लौह फैक्ट्रियां होने की वजह से इसको राजस्थान का टाटानगर कहा जाता है। ठीक है, याद रहेगा, एक एक चीज आप भूलेंगे नहीं, कारण भी मैं बता दे रहा हूँ। तो राजस्थान का प्राचीन टाटानगर कहा जाता है किसको? टोंग को। और ये कहाँ है? तो अभी आपने पढ़ लिया जयपुर। अब हम थोड़ा सा जयपुर के करंट मुद्दे की बात अगर कर ले, ये भी आपके लिए जरूरी है, जयपुर के करंट से संबंधित मुद्दा। ठीक है, हेडिंग डाल लेना, जयपुर का करंट से संबंधित मुद्दा। देखो भाई, अब यहां मैं ना, ये मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था ना, आपके अकॉर्डिंग मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ये ज्योग्राफी का विषय नहीं है।
है ना। लेकिन दिया, मेरा काम सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है, मैं चाहता हूं कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो एग्जाम में आप बेहतर करके आओ। राजनीति का है कि ज्योग्राफी का है कि इतिहास का है, इससे हमें लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है कि आप एग्जाम में बढ़िया करके आओ। अपनी क्लास में नवाब साहब आए हैं, हाँ तो नवाब साहब देख लो किसको कहा जाता था, तो उनको नवाब कहा जाता। अब अगर करंट का मुद्दा देखे तो आप लिख लेना, राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। ठीक है, राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र कहाँ खोला गया है, जरा बताना। राजस्थान का, राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र, जन पोषण केंद्र। जन पोषण केंद्र का मतलब होता है लोगों को खाना खिलाने वाला स्थान, है ना, यही होता है लोगों को खाना खिलाने वाला स्थान। तो अगर देखेंगे तो साहेबपुर तहसील के नाथावाला गांव में खोला गया। जयपुर के शाहपुर तहसील के नाथावाला गांव। ठीक है भाई, इतना याद रहेगा आपको ना। तो पहला जन पोषण केंद्र खोला गया और इसके लिए काफी ज्यादा धन आवंटित किया जा रहा है। ठीक है, दूसरा क्या यहाँ पे करंट से संबंधित है। अब इसके लिए अगर पूछा जाए ना तो इसके लिए जयपुर में 15 दुकानों को चिन्हित किया गया है कि ये 15 दुकानें हैं पूरे जयपुर में, ये 15 दुकानें हैं, यहाँ पे आप जाके सस्ते में खाना खा सकते हो या फ्री में खाना खा सकते हो। और वहाँ पे आपको टोकन दिया जाएगा और वो टोकन आप जाके, मतलब जो खाना बनाने वाला होता है, जो खिलाने वाला दुकानदार होता है, उस टोकन को रखेगा और वो फिर सरकार उसको उसका पैसा देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहाँ इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे गृह केंद्र, या ये कहें ये केंद्र जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको तैयार किया गया। किसके तहत तैयार किया गया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, समझ रहे। तो आप यहां लिख सकते हो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इसको तैयार किया गया, योजना के तहत बनाया गया, समझ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ये योजना चलाई जा रही है। ठीक है, अगला लिख सकते हैं जयपुर जो है, जयपुर जो भारत सरकार का स्मार्ट सिटी योजना है ना, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, तो उसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो अब भारत का स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे बहुत ढेर सारे शहर हैं, बनारस हो जाएगा जहाँ से प्रधानमंत्री जी जीत के आते हैं, बनारस को शामिल किया गया है और कानपुर को शामिल किया गया यूपी में। हमारे यहाँ इसी तरीके जयपुर को भी भारत के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो चूंकि राजधानी है और यहाँ से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसीलिए हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं और सारे के सारे जिलों को इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, है ना। तो ये आपकी राजधानी है, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं। अब बताओ जयपुर की संस्कृति के बारे में अगर थोड़ा सा देखा जाए, संस्कृति आप समझते हो किसे कहते हैं। संस्कृत वो नहीं है, भाषा के रूप में संस्कृत नहीं होती, अहम गच्छामि, ये संस्कृत भाषा है, ये संस्कृत है, ये वाला संस्कृत है, ये संस्कृत है ना। और ये संस्कृति है, तो संस्कृत का मतलब होता कल्चर, कल्चर का मतलब रहन सहन, है ना, इसको सीधी भाषा में रहन सहन कह सकते हैं। तो अब बताओ जयपुर वालों का रहन सहन कैसा है। तो जयपुर वालों का अगर रहन सहन पूछा जाए तो एक आप देखते हो, जयपुर का ब्लैक प्रिंटिंग बहुत फेमस है। ठीक है, ब्लैक प्रिंटिंग बहुत फेमस है, लिखेंगे जयपुर का ब्लैक प्रिंटिंग बहुत फेमस है। और ये ब्लैक प्रिंटिंग होता क्या है, तो एक लकड़ी होता ना, लकड़ी, लकड़ी या किसी प्लास्टिक का या कोई धातु कुछ ले लें और उसमें ब्लैक बना लें, मतलब गड्ढा बना लें, और गड्ढा बनाने के बाद क्या करें,
ऐसे मतलब किसी तरीके गड्ढा बना लो, उसमें डिजाइन बना देते गड्ढा बना के, और उसको स्याही पे रखते हैं, जैसे हम लोग मोहर नहीं लगाते, तो मोहर में गड्ढा रहता है, उसको स्याही पे रख के और उसके बाद ठोक देते हैं, मोहर लग जाती है। उसी तरीके से ये गड्ढा वाला ये होता लकड़ी का, इसमें अंदर गड्ढा होता, स्याही पे रखेंगे, स्याही पे रखने के बाद कपड़े पे रख देंगे तो प्रिंटिंग हो जाती है, ब्लैक प्रिंटिंग हो जाएगी, याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं, है ना। इसी में लोहे का काम, जयपुर में लोहे का काम बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जयपुर को टाटा नगर कहा जाता है, और जयपुर के टोंक शहर को टाटा नगर कहा जाता है खास करके। यहाँ पे एक और ध्यान रखना, मीनाकारी, मीनाकारी, मीनाकारी क्या होता है? मीनाकारी, मीनाकारी भी एक प्रकार की हस्तकला है, हस्तकला है, ठीक है। हस्तकला मतलब मीना एक ऐसे धातु टाइप का होता है, जैसे चूड़ी बनती है, कंगन बनता है, तमाम प्रकार की ज्वेलरी बनती है, इस तरीके से, है ना। तो मीनाकारी कहाँ का फेमस है? जयपुर का फेमस है। अब ये बताओ, ये क्या है? ये देख रहे हो, समझ में आ रहा है ये? मीनाकारी समझ रहे हैं? इसे कहते हैं गोटा पट्टी, गोटा पट्टी का काम। गोटा पट्टी समझते हो? नहीं समझते? बताता हूँ। एक गाना है, ये गोटेदार लहंगा, याद है? ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, है ना, लहरिया साड़ी बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, ये कहते हैं ये जो लहंगा होता है या जो साड़ी होती है, उसके नीचे यहाँ पे गोटा बनाया जाता है, गोटा मोटा सा पट्टी होती है, तो इसका काम यहाँ पे बहुत ज्यादा किया जाता है। तो गोटेदार या गोटा पट्टी का काम किया जाता है। कढ़ाई के काम के लिए, कढ़ाई, कपड़े पे कढ़ाई के काम के लिए जो है जयपुर फेमस है। तो कढ़ाई का काम अगर देख लो तो जयपुर इसमें फेमस है। और जयपुर की जूतियां, है ना, जयपुर की जूतियां अगर देख लें, जयपुर की जूतियां, और जयपुर की जूतियां ऐसी होती हैं जो मर्द और औरत, मतलब पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते हैं। जयपुर की जूतियां और पगड़ी, है ना, पगड़ी, पगड़ी को हम अपना शान समझते हैं। तो जयपुर की जूतियां और पगड़ी जो है बहुत फेमस है या विश्व प्रसिद्ध है। तो ये आपने पढ़ लिया होगा, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये विश्व धरोहर के अंतर्गत आते हैं भाई, इसीलिए हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं, नहीं तो इतिहास में पढ़ते इसको। पूरा गाना तो मुझे याद ही नहीं है। तीज त्योहार पर पहनकर डांस वगैरह किया जाता है ना, लहरिया और गुजर करते हैं, लहरिया और घूमर, ये है इसी का नृत्य है। अभी आते हैं ना, जयपुर के लोक संगीत और नृत्य की बात करते हैं, तो देखो लिख लेना इसको, है ना, लिख लेना, गोरबंद नृत्य। इसी गोरबंद नृत्य को घूमर के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं अलग होता है थोड़ा सा, लेकिन घूमर की तरीके होता है, घूमर की तरीके होता है। ये इसमें क्या करते हैं, गोरबंद नृत्य राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह नृत्य गोरबंद नामक एक आभूषण के बारे में है, जो ऊंटों को सजाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो ऊंटों से संबंधित दो नृत्य आता है, ऊंटों से संबंधित जयपुर में रहने वाला दो नृत्य आता, एक कच्छी, कच्छी घोड़ी कहते हैं जिसको, और एक हो जाएगा गोरबंद नृत्य, है ना, कच्छी घोड़ी और गोरबंद नृत्य। तो ये आप ध्यान रखोगे, गोरबंद नृत्य। तो गोरबंद नृत्य कहाँ का है? जयपुर का है। तो जयपुर में ऐसे बढ़िया से पहन के और फिर गोल गोल घूमते रहते, घूमर वगैरह कह देते हैं इसको नॉर्मल भाषा में। क्या नृत्य राजस्थानी संस्कृति परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरा देखो, यहाँ पे जयपुर लोक संगीत और नृत्य के बारे में यहाँ भी गोरबंद नृत्य दे दिया। तो यहाँ पे ये नृत्य कौन सा है? तो कच्छी घोड़ी वाला नृत्य है। बताओ इसको। चल भाई, तू गलत जगह पे आ गया है। इसको सही कर लेना। कच्छी घोड़ी का नृत्य है। ये किसके लिए क्या होता है? तो इसमें ऊंट बन जाया जाता है, मतलब घोड़ा बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं? घोड़ा बनते हैं। जैसे घोड़ा नहीं रहता अपना, उसी घोड़े की तरीके से परिधान पहनते हैं और फिर डांस गाना करते हैं। तो शेखावाटी क्षेत्र में ये ज्यादा फैल उत्पन्न हुआ और इसे शादियों या अन्य उत्सवों से में प्रदर्शित किया जाता है। कहीं कहीं इसी को कठ घोड़वा कहते हैं।
कठ घोड़वा कहते हैं, केवल पुरुषों के द्वारा होता है। हाँ सही बात है। नर्तक नकली घोड़ों की वेशभूषा पहनते हैं और ढोल थाली की धुन पर नृत्य करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सा नृत्य घोड़े से संबंधित है? निम्न में से कौन सा नृत्य ऊंट से संबंधित है? ऊंट से गोरबंद नृत्य संबंधित है, घोड़े से कच्छी घोड़ी नृत्य संबंधित है। ठीक है, और भी कुछ नृत्य आते हैं जिसके बारे में आप लिख लेना, जैसे चरी नृत्य हो गया। ठीक है, चरी, चरी नृत्य, चरी नृत्य, गैर और घूमर नृत्य, गैर और घूमर, गैर और घूमर नृत्य, ये कुछ नृत्य हैं कहाँ के? जयपुर के, जो हमारे फेमस हैं, गैर और घूमर नृत्य। एक और देखो, एक जाति होती है जो स्पेशल नृत्य करती है, जिसे मांगड़ियार कहते हैं। मांगड़ियार और लंगा जातियों का एक स्पेशल नृत्य है जो फैला यहाँ पे फेमस है, तो उसको जरूर लिख लेना आप लोग। ये कहाँ का है? जयपुर का। ये कौन सा? तो अभी आपने जयपुर बहुत विधिवत तरीके से पढ़ लिया मुझे लगता है। ठीक है, मांगड़ियार और लंगा, मांगड़ियार और लंगा जातियों के द्वारा किया गया नृत्य, जातियों का नृत्य, ये विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में फेमस है। या जातियों का संगीत लिखो ना, गाते भी हैं और नाचते भी हैं, उसे संगीत कहते हैं। ठीक है, ये संगीत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख लेना, इतने नृत्य और इतने हमने बता दिया, बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताया हूँ, इतना बताया हूँ कि आपको डाइजेस्ट हो जाएगा। हाँ, अरविंद सर की क्लास लाइव यूट्यूब पे तो डेली लाइव रहती है, आप यूट्यूब पे देखो ना जाके, डेली अरविंद सर लाइव रहते हैं, पढ़ाते हैं। अब देखो थोड़ा सा और हम राज्यों के बारे में बात कर लें। अच्छा, यहाँ एक चीज छूट रहा है, हम उसको भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, प्रमुख त्योहार के बारे में, है ना। जयपुर में जो त्योहार मनाए जाते हैं या प्रमुख प्रमुख मेले जो मनाए जाते हैं, तो आप हेडिंग डाल लेना, प्रमुख मेले एवं त्योहार, प्रमुख मेले एवं त्योहार, प्रमुख मेले एवं त्योहार, हेडिंग डालो। प्रमुख मेले एवं त्योहार, कौन कौन सा मेला आपने देखा है? जयपुर में कितने लोग हैं यहाँ जयपुर से, या जयपुर कोई गया हो, कोई है जो जयपुर का निवासी हो या जयपुर गया हो? ठीक है, तो यहाँ पे एक देखो तीज मेला होता है, तीज। देखो आपको मैं बताऊं, एक तीज होता है यहाँ पे मेला लगता है तीज, और बिहार में कजरिया तीज होता है, अलग है। ठीक है, बिहार में भी तीज होता है, यहाँ भी। और एक होता है काइट फेस्टिवल, यानी कि पतंग जिसमें उड़ाया जाता है ना, काइट फेस्टिवल होता है खिचड़ी के समय, फेस्टिवल लोहड़ी के समय ना ये होता है काइट फेस्टिवल, लोग पतंग उड़ाते हैं और एक दूसरे का पतंग काटते हैं, तो इसी को पतंग महोत्सव के नाम से जाना जाता है, पतंग महोत्सव। और इस पतंग की वजह से कितने लोगों की जान भी चली जाती है ना। आप जानते होंगे कि जो पतंग में मंझा का प्रयोग किया जाता है, उस मंझे की वजह से लोगों की जान चली जाती, बाइक वगैरह से जो जाते रहते हैं। और दूसरा एक और अगर यहाँ पे देखें तो गणगौर हो गया, गणगौर। ठीक है, पतंग उड़ाते हैं आप लोग। और एक होता जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, आपको इसमें जाना चाहिए, है ना, जितने पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे जाना चाहिए। जयपुर, जयपुर लिटरेचर, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, लिटरेचर फेस्टिवल। ये किसके लिए होता? तो इस साहित्य प्रेमियों के लिए होता, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं ना उनके लिए होता। आप पढ़ने लिखने वाले लोग हैं अगर, तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, और एक फेस्टिवल होता है जो बहुत फेमस है, डेजर्ट फेस्टिवल। डेजर्ट फेस्टिवल का मतलब होता है राजस्थानी फेस्टिवल। ठीक है, या फिर मरुस्थली फेस्टिवल कहते हैं। ठीक है, तो ये मनाया जाता है, ये कुछ तीज और त्योहार हैं जिसके बारे में, त्योहार और मेले हैं जिसके बारे में आप जान सकते हो। आगे बढ़ जाते हैं, अगर कोई दिक्कत ना हो तो। अच्छा, भरतपुर से हैं आप? तो भरतपुर से हैं तो फिर तो आप हमारी तरफ से हैं। चले दूसरा बात करते हैं, श्री गंगाधर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर कहाँ भैया? यहाँ पे श्री गंगानगर एक ऐसा जिला है जो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है और पंजाब के साथ भी सीमा बनाता है, पा है ना। श्री गंगानगर पाकिस्तान और पंजाब दोनों के साथ सीमा बनाता है।
इसके बारे में हमें थोड़ा सा बात करना है। देखो, जब हम राजस्थान का भौगोलिक प्रदेश पढ़ेंगे तो वहां और मजा आएगा। भौगोलिक प्रदेश में हमने देखेंगे कि यहाँ ये वाला क्षेत्र जो है, जो मैं अभी कलर कर रहा हूँ, इसको समझना थोड़ा सा। ये वाला जो क्षेत्र मिलेगा आपको, ये अरावली क्षेत्र मिलेगा। ये क्या है? ये पर्वत है आपका। अरावली पर्वत यहाँ तक फैला हुआ, दिल्ली तक गया है। तो ये आपका पर्वतीय क्षेत्र मिलेगा। और वहीं अगर बात किया जाए तो इधर वाला क्षेत्र जिसे हम राजस्थान रेगिस्तानी क्षेत्र कहते हैं, मरुस्थलीय रेगिस्तान या मरुस्थलीय क्षेत्र कहते हैं, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा। लेकिन देखो, रेगिस्तान में कैसी मृदा होती है? तो बलुई मृदा होती है। थोड़ा सा इसको समझना, लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिखाऊंगा, अभी समझ लो, जरूरी है। जो बलुई मृदा होती है, ये उपजाऊ होती है कि नहीं उपजाऊ होती, जरा बताना। तो आप कहोगे सर बलुई मृदा जो है ये उपजाऊ नहीं होती है, लेकिन मैं कहूंगा उपजाऊ होती है, और ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है? ये उपजाऊ होती है और बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। लेकिन इसके साथ एक शर्त है। शर्त क्या है? इसको पानी चाहिए, है ना। अगर ये पानी पा जाए तो ये उपजाऊ हो जाती है। अभी देखो, अगर पानी मिल जाए तो गन्ना भी हो जाएगा, इसमें गन्ना भी उगाया जा सकता, आलू भी उगाया जा सकता, मूंगफली उगाया जा सकता, मतलब उपजाऊ हो जाएगी। बहुत ढेर सारी फसलें, गेहूं भी ले सकते हैं, तो बहुत ढेर सारी फसलें हम उगा सकते हैं, है ना। जो बलुई मृदा होती है उसकी बात करें, शुद्ध बालू की नहीं। तो ये कंडीशन है। अब यही कंडीशन को पूरा करने के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे एक नहर निकाला गया है ना। तो नहर निकाला गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है भैया, ये वाला क्षेत्र रेगिस्तान में होते हुए भी ये सिंचित क्षेत्र है। ऐसा क्षेत्र है, सिंचित क्षेत्र है। और जब यहाँ पे घग्गर नदी भी बहती है, आप जानते हो, है ना। घग्गर नदी इधर से गई ना, अंतरराष्ट्रीय नदी है, यानी कि भारत और पाकिस्तान दोनों में जा रही है, राजस्थान और पाकिस्तान तक। देखो, ये सिंचित क्षेत्र होने की वजह से अन्न के लिए उपजाऊ माना जाता है। अब आपको याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं इसको, है ना। अब नहीं भूलना आपको। ये अन्न के लिए उपजाऊ माना जाता है। इसका मतलब जो श्री गंगानगर है, इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कहते हैं। पंजाब क्यों कहते हैं? क्योंकि पंजाब जो है, हरित क्रांति जब आई थी तो पंजाब में धान और गेहूं का उत्पादन बढ़ गया था, और यहाँ भी बढ़ गया था। इसलिए नहीं कहते कि पंजाब के करीब है तो कहते हैं, नहीं। वो तो पंजाब के करीब तो आपका हनुमानगढ़ भी तो इसलिए नहीं कहते, इसलिए कहते चूंकि उत्पादन बढ़ता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं राजस्थान का अन्न भंडार। राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं, याद रहेगा, भूल ही नहीं सकते हो आप। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि आपको याद है भाई, ज्यादा उपजाऊपन वहां है तो अन्न भंडार हो जाएगा। ये राजस्थान का हरित क्षेत्र है, हरित क्षेत्र है, और इस हरित क्षेत्र होने की वजह से इसे हम राजस्थान का पंजाब कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं, ठीक है। अब आ जाओ हनुमानगढ़ की तरफ। हनुमानगढ़ ये वाला, ये भी किससे मिलता है? तो ये पंजाब से मिलता है, पंजाब से मिलता है और हरियाणा से मिलता है। पंजाब से मिलता है और हरियाणा से मिलता है, तो हमने पढ़ रखा है। अब बात करें अगर हनुमानगढ़ की, तो इसे क्या कहते हैं? यहीं से आप देखोगे इंदिरा नहर गुजरती है ना। तो इसको नहरों की नगरी कह देते हैं, नहरों की नगरी कहते हैं। अब आप एक कमेंट करना कि जो इंदिरा नहर है, इंदिरा नहर, वो इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? ठीक है, इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है, बताना। गंगा नहर और इंदिरा नहर यहीं पे स्थित है। गंगा नहर और इंदिरा नहर यहीं पे स्थित है, इसीलिए इसको शायद नहरों की नगरी कहते हैं। इंदिरा नहर कहाँ से, किस सागर, किस नदी से निकलती है, जरा कमेंट करके बताना। और वहां पे कौन सा जलाशय बना गया है, अगर ये भी बता देंगे तो मजा आ जाएगा। बताना, जरा कमेंट करो भाई। दूसरा, राजस्थान का हड़प्पा कहा जाता है। राजस्थान का हड़प्पा कहा जाता है। राजस्थान का हड़प्पा क्यों कहा जाता है, ये आपसे छिपा नहीं है, मैंने शुरुआत की क्लास में बता दिया था कि राजस्थान हड़प्पा का एक कालीबंगा है। क्या है? हड़प्पा का कालीबंगा जो है, वो कालीबंगा यहीं से पाया गया है। कालीबंगा क्षेत्र जो है ना हड़प्पा का, ये हड़प्पाकालीन सभ्यता का क्षेत्र है, तो यहीं से पाया जाता है, इसीलिए इसको हड़प्पा कहते हैं। और दूसरा, एक ये कपास नगरी के नाम से फेमस है, कपास नगरी। देखो थोड़ी ना, अगर जाग्रफी की पकड़ रखते हो तो मजा आ जाएगा। कपास कहाँ होता है? तो कपास होता है काली मृदा में। अब देखो कैसे कैसे एक दूसरे से जुड़ रहा है ये। काली मृदा में कपास होता है। काली मृदा को भी बेसाल्ट मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसाल्ट मृदा कहते हैं। और बेसाल्ट मृदा जो होती है वो कैसी मृदा होती है? तो आप कहोगे ज्वालामुखी मृदा होती है।
ज्वालामुखीय मृदा होती है ना, ज्वालामुखी मृदा होती। इसका मतलब ये है कि जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है यहाँ कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ज्वालामुखी का अंश आपको दिखाई देगा। मतलब अगर पूछ ले राजस्थान में ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पाए जा सकते हैं, तो ये वाला क्षेत्र जो है हरियाणा के तरफ, इधर आपको ज्वालामुखी पर्वत मिलेगा। हालांकि अभी वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ज्वालामुखी है ही नहीं, लेकिन ज्वालामुखी कभी आई रही होगी वहां पे, तो वहां पे ज्वालामुखी पर्वत है और इसीलिए काली मृदा है, और इसीलिए काली मृदा में कपास उगाया जाता है, तो इसको कपास की नगरी कहते हैं। देख लो कैसे जुड़ा हुआ भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी मृदा यहाँ पे पाई जाती है, इसी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अशोक जी कह रहे हैं सर आप बताओ। अच्छा भैया, एक नदी जाती है सतलज, है ना, जो निकलती है कहाँ से, उत्तराखंड, उत्तराखंड से निकलेगी और पंजाब, पंजाब से फिर मतलब उत्तराखंड से निकलेगी ऐसे हरियाणा पंजाब ऐसे होते हुए वो चली जाएगी पाकिस्तान में। और उधर से एक नदी आती है रावी नदी, एक नदी आती है ब्यास नदी, ब्यास नदी मिल जाती है, ऐसे निकलेगी ना, सतलज ऐसे निकलती है, ऐसे जाती है सिपकिला दर्रा से वो प्रवेश करती है भारत में, और निकलती कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, जिसका नाम है राकसताल। पढ़ लेना, ये सब पूछा जाता है, राजस्थान में नहीं है लेकिन पूछा जाता है, आपको देख लो। तो राकसताल से ये निकलती है और उसके राकसताल झील है, तो वहां से निकलेगी, सिपकिला दर्रा से प्रवेश करेगी और यहीं पे आके एक नदी और मिल जाती है जिसका नाम है ब्यास नदी। जहां पे ये दोनों नदियां मिलती हैं वहीं पे एक रणथंभौर, एक वो बनाया गया है, क्या कहते हैं, देखो दिमाग से उतर गया, तो यहीं से एक नहर निकाला जाता है राजस्थान की तरफ जिसका नाम है इंदिरा नहर। ठीक है, इंदिरा नहर नाम है। चलो याद करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हनुमानगढ़, खत्म कहानी। हनुमानगढ़ में कैसा क्या क्या है मैंने सब कुछ बता दिया। अब बात करते हैं चिरू का। तो चिरू कहाँ है, तो चिरू यहाँ पे है, हनुमानगढ़ के थोड़ा सा नीचे चिरू है। अब चिरू की एक खासियत मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास गर्मी के मौसम में पैसा नहीं है और आप घूमना चाहते हैं कहाँ, शिमला जाना चाहते हैं, ठंडे प्रदेश में जाना चाहते हैं, तो आप चुरू जा सकते हैं, है ना, तो चुरू जा सकते हो अगर आपके पास पैसा कम है और आप शिमला का आनंद लेना चाहते हो मेरे भाई, तो आप चुरू चले जाओ। चुरू को क्या कहते हैं, तो चुरू को राजस्थान का शिमला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आप कहोगे राजस्थान का शिमला कहते हैं। राजस्थान का क्या कहते हैं, शिमला कहते हैं। और राजस्थान का शिमला क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का तापमान कम है, कम तापमान होने की वजह से, कम तापमान होने के कारण इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं। जाओगे कम पैसा लेके चले जाना। ठीक है, झुंझुनू की बात करते हैं। चूरू के जस्ट नीचे आपको झुंझुनू मिल जाएगा। झुंझुनू को शेखावटी का की राजधानी कहा जाता है। अब आपको ये शेखावटी क्या है ना, दिमाग में तो आएगा, हाँ राजस्थान का शिमला कहते हैं, बिल्कुल। तो अभी आप कहोगे ये जो है शेखावटी क्या है, तो मैं बता दूं आपको, देखो पहले लिख लेना बेटा, शेखावटी की राजधानी कहते हैं, शेखावटी की राजधानी कहते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, यहाँ पे भगवान श्री खाटू श्याम जी का दर्शन होता है ना, खाटू श्याम जी यहीं पे हैं, तो खाटू श्याम की नगरी आप कह सकते हो ना, खाटू श्याम जी यहीं पे तो हैं, तो यहाँ पे भगवान श्री खाटू श्याम है, तो आप लिख सकते हो खाटू श्याम। दूसरा यहाँ पे लक्ष्मण जी का, लक्ष्मण जानते हैं कौन है, हमारे प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई हैं, तो लक्ष्मण जी के नाम से एक किला बनाया गया है, लक्ष्मण का किला यहाँ पे स्थित है, लक्ष्मण का किला यहाँ पे स्थित है। बात कहाँ हो रही है, झुंझुनू की, लक्ष्मण का किला। ठीक है सर, चुरू में गर्मी ज्यादा होती है ना, अरे चुरू में गर्मी होती है, मैं मानता हूँ गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन देखो पूरे राजस्थान में जितनी गर्मी होती है ना, उसमें सबसे कम गर्मी चुरू में होती है, बात ये हो रही है। बाकी अगर अन्य किसी से तुलना करोगे तो गर्मी ज्यादा होती है, अन्य किसी मतलब पंजाब से तुलना करोगे तो ज्यादा होगी, पंजाब और ऊपर है, अब हरियाणा से भी ज्यादा होगी। अब आप जो है उत्तराखंड से तुलना करोगे तो ज्यादा होगी, है ना, कश्मीर से तुलना करोगे तो बहुत ज्यादा होगी, लद्दाख से तुलना करोगे तो बहुत ज्यादा होगी। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, देखो आप जो है यहाँ अरावली से तुलना करोगे तब भी ज्यादा होगी, क्योंकि अरावली की जो पहाड़ी है, जब ऊंचाई पर जाते हो तब वहां पे टेम्परेचर कम होता है। आप जानते हो क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर की कमी हो जाती है। और अरावली कितनी ऊंची है, लगभग 2000
मीटर की ऊंचाई है, यानी कि 2 किलोमीटर औसत ऊंचाई अगर देखा जाए। मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है बताना जरा, अरावली की मैक्सिमम ऊंचाई कितनी है गुरु शिखर की, कोई है? ठीक है, बता देना कोई। तो ये एक तो अरावली की चोटी पर है, मतलब अरावली की ऊंचाई पर है, और दूसरा इसका अक्षांशीय विस्तार अगर देखा जाए तो उत्तर की तरफ है 30 के आसपास, लगभग 28-29 के आसपास मिल जाएगा, 28-29 के आसपास मिल जाएगा। तो इसकी वजह से थोड़ा राजस्थान में थोड़ा ठंडा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भारत में ठंडा है, पता ही नहीं कह रहा हूँ। ठीक है भाई, हाँ तो आप बता रहे हो, हाँ समझ में आ रहा है। 1722 है, देख लो, मैंने कहा लगभग 2। अब देखो भैया, अगर 1722 मीटर या 1723 मीटर अगर आप ऊंचे जा रहे हो तो 165 मीटर गए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो गई। अब देखो इसमें कितना मीटर हो जाए, मतलब 150 मीटर मान लो इसको। 1 किलोमीटर गए, जब आप 1 किलोमीटर जाएंगे तो 6 डिग्री की कमी हो जाएगी। आपको जाना 2 किलोमीटर है ना, 1700 का मतलब 2 किलोमीटर। जब आप 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चले गए तो 12 डिग्री सेल्सियस की कमी हो गई। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे हैं अजमेर में या जोधपुर में हैं, और जोधपुर में टेम्परेचर कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है, और हम अगर ऊंचाई पर चले गए, यहाँ पे गुरु शिखर पे चले गए तो 12 डिग्री कम हो जाएगा, तुरंत घटा लो, कितना हो जाएगा भैया, देख लो आप। 5 में से 2 गई 3, और 3 में से 1 गया 2, 23 डिग्री टेम्परेचर। बताओ 23 डिग्री टेम्परेचर गर्मी लगेगी आपको? है तो यही, लेकिन गर्म नहीं लगेगा ना, चूंकि आप पहाड़ी पर चले गए हो, और पहाड़ी पर जाने पर ऊंचाई घटती है, तो इसलिए भैया ये पहाड़ी पर स्थित है ना, तो इसीलिए यहाँ पे कमी हो जाती है। 1726 बता रहा भाई, वो एक मंदिर है जैन मंदिर, उसको जोड़ लिया, ठीक है ना, तो 26 तक मान लो। चलो ये क्या है, लक्ष्मण का किला यहाँ पे स्थित है, लक्ष्मण का किला स्थित है, ठीक है, याद है। यहाँ पे एक मेला लगता है जिसका नाम हरसाव मेला, लिख लो, यहाँ पे हरसाव मेला लगता है, हरसाव मेला लगता है। और यहाँ पे एक खान है जिसे खेतड़ी की खान कहते हैं, यानी कि तांबा का उगाया जाता है, तो तांबा की नगरी आप कहोगे, तांबा उगाया जाता है, खेतड़ी की खान यहाँ पे स्थित है ना, विश्व प्रसिद्ध खेतड़ी की खान स्थित है, और वो तांबा के लिए जानी जाती है, विश्व प्रसिद्ध कह रहा हूँ, पूरे विश्व में, ठीक है। अब सीकर को क्या कहते हैं, सीकर को कहते हैं सीखावटी का प्रवेश द्वार। देखो कैसे होता है, सीखावटी को सीखावटी का प्रवेश द्वार क्यों कहते हैं, सीखावटी या सीखावटी का प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार देखते हैं। यहाँ पे जो आपको 3 चीजें मिल रही है, सीकर, झुंझुनू और चुरू, ये देखो, है ना, सीकर, झुंझुनू और चुरू, ये तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, शेखावटी क्षेत्र कहते हैं, समझो इसको। अब देखो, जितने द्वार आपको मिलेंगे, जितने भी प्रवेश द्वार मिलेंगे, मेरी बात समझ लेना, यहाँ आप कभी कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं रहेंगे। हाँ, माउंट आबू को भी शिमला कहते हैं बेटा, मैं दोनों बातें बताने वाला हूँ, अभी आप इसको पहले समझो। माउंट आबू को भी शिमला कहते हैं, मैंने आप बता दिया ना क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊंचाई, माउंट आबू की ऊंचाई है, और ऊंचाई पर जाने पर ठंडा महसूस होता, तो माउंट आबू को भी शिमला कह दोगे, जहां जहां ठंडी महसूस हुई शिमला कह देना, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, अभी 2 ही जगह शिमला कहोगे, तो दोनों याद रख लेना। आशापुरा मंदिर स्थित है यहाँ पे शिमला में, तो उतना ज्यादा मत जाओ, ठीक है। तो सॉरी, सीकर में स्थित है। अब ये मैं कह रहा हूँ, सीखावटी किसी चीज का द्वार क्यों कहते हैं, द्वार, देखो यहाँ पे दिल्ली है ना, दिल्ली से किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए रास्ते में जो मार्ग आए उसे द्वार कहते हैं। जैसे जोधपुर, अगर आप रेगिस्तान में जा रहे हो तो जोधपुर से होकर जाना पड़ेगा, तो मरुस्थल का द्वार हो गया, है ना। देखो, अगर आप कहीं शेखावटी में जा रहे हो तो आप ऐसे करके सीकर से होकर जाओगे, तो जब सीकर से होकर जाओगे तो ये शेखावटी का द्वार हो गया, समझ रहे हो। ये याद करवाने का मैं बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि यहीं से राजमार्ग गुजरा है दिल्ली से, और दिल्ली से जाने के लिए आप जिस भी द्वार को पार करोगे, जिस भी जिले को पार करोगे, उसे द्वार कह दिया जाएगा, किसी ना किसी चीज का द्वार हो जाएगा। जिसे अरावली का द्वार कह दिया गया, इधर अजमेर को पार करके जाओगे तो अरावली का द्वार हो गया, है ना, यहीं से तो जाना, तभी तो द्वार खुलेगा। तो ऐसे ही याद कर लेना, द्वार वाला जितने भी द्वार आएंगे वैसे ही आपको आराम से याद कर लेना। तो शेखावटी का मतलब हो गया, शेखावटी में 3 जिले शामिल हैं, कौन कौन से, चूरू, झुंझुनू और सीकर, याद रहेगा, चूरू, झुंझुनू और सीकर, ये 3 जिले शामिल हैं। देखो, डिडवाना के बारे में पढ़ना इसलिए जरूरी बेटा, चूंकि नया नया है, और नया नया धोबी कपड़े पे क्या कहते हैं, कथरी में साबुन लगाता है, कहावत है ना, जो नया नया होता है उसको हमें ज्यादा थोड़ा सा
तवज्जो देना पड़ता, नया मेहमान है तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा तवज्जो दे दे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा अहमियत दे देते हैं। और आज के लिए जो है बस यही हम डिडवाना पढ़ के ख़त्म कर देते हैं। तो डिडवाना अकेले नहीं है, इसके साथ और कौन सा है, तो कुचामन भी है। ठीक है, डिडवाना और कुचामन भी शामिल है। तो सबसे पहले डिडवाना के बारे में अगर पढ़ लें तो एक बहुत ज्यादा जो पूछा जाता है, शेखावटी का तोरण द्वार। अब देखो इस यहाँ पे हमने कहा शेखावटी का द्वार, प्रवेश द्वार। तो शेखावटी के में प्रवेश करेंगे तो कहाँ से करेंगे, तो आप करोगे सीकर से, तो ये प्रवेश द्वार हो गया। अब इसके बाद डिडवाना कुचामन यहाँ पे स्थित है, इसको तोरण द्वार कहते हैं। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है, अभी आपने सुना तोरण द्वार, ये देखो डिडवाना है ना, इसे शेखावटी का तोरण द्वार कहते हैं। और तोरण द्वार कहते किसे हैं, तोरण द्वार कहा क्यों जाता है, तो तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार। तोरण द्वार का मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार होता है। अब कहोगे गुरुजी आपने कंफ्यूज कर दिया, है ना। कंफ्यूज करने का मतलब ये है, या तो आप यहाँ प्रवेश द्वार बताओ या तो फिर यहाँ प्रवेश द्वार बताओ। अरे दोनों प्रवेश द्वार है, शुद्ध रूप से प्रवेश द्वार तो डिडवाना ही है, समझ रहे हो। अब डिडवाना नया नया बना है तो इसको नया नया नाम दे दिया गया, कुछ तो देना था ना, तो इसको प्रवेश द्वार कह दिया गया, आप याद कर लो। ठीक है, और शुद्ध रूप से इसको तोरण द्वार कहा गया। तोरण द्वार का मतलब, हाँ खाटू मंदिर तो सीकर में है, हाँ भाई ये भी सही है। यहाँ से खाटू आप हटाओ, थोड़ा सा खाटू श्याम जी को आप हटा दो, है ना, ये वाला पॉइंट आप हटा दो। लक्ष्मण का किला ठीक है, ठीक है, तो सीकर में रख लो, वो अलग हम लोग पढ़ेंगे उसको, उसकी कोई जरूरत नहीं अभी यहाँ पे। चलो डिडवाना हम देख रहे हैं, तो डिडवाना को क्या कहते हैं, डिडवाना को हम कहते हैं तोरण द्वार। किसका तोरण द्वार, तो शेखावटी का तोरण द्वार। शेखावटी का, शेखावटी का तोरण द्वार कर लो। और तोरण द्वार का मतलब होता है प्रवेश द्वार, ध्यान रखना। तोरण द्वार ऐसे कहते हैं ना, तो उसका शुद्ध रूप से मतलब जो होता है वो प्रवेश द्वार ही होता है। और दूसरा होता मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं, मारवाड़, मारवाड़ी में तोरण कहते हैं ना, तो मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं। सिंह द्वार का मतलब क्या होता है, ये भी एक प्रकार का प्रवेश द्वार ही है, सिंह द्वार भी एक प्रकार का प्रवेश द्वार ही है। ठीक है, तो ये मारवाड़ के पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है, इसीलिए इसको मारवाड़ का। अब इधर से मारवाड़ में जाओगे, मारवाड़ क्षेत्र में बीकानेर जाना हो, चूरू जाना हो, या फिर सॉरी नागौर जाना हो, तो आप डिडवान से ही गुजरोगे, डिडवाना से ही। तो इसीलिए डिडवाना को क्या कहते हैं, तो इसी को हम मारवाड़ के पूर्वी छोर पर स्थित होने के कारण मारवाड़ का सिंह द्वार कहते हैं। और चाहे तोरण द्वार हो और चाहे सिंह द्वार हो, इन दोनों का मतलब प्रवेश द्वार ही होता है। ठीक है, समझ लेना, तो इन दोनों का मतलब प्रवेश द्वार ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो एक और नाम आता आल्हा उपकाशी। आल्हा उपकाशी लिख लो। कुछ याद हो रहा भैया, बस लिखते जा रहे हो, याद भी करते जाओ, साथ साथ में दोबारा पढ़ने की शायद जरूरत ना पड़े या मौका भी ना लगे तो। ये क्या किसके लिए फेमस है, तो ये धार्मिक स्थल है ना, धार्मिक स्थल कहाँ पे स्थित है, डिडवाना में। ये एक धार्मिक स्थल है जो कहाँ पे स्थित है, डिडवाना में स्थित है। और ये आल्हा उपकाशी क्यों कहा जाता है या धार्मिक स्थल कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ हिंदू देवी देवताओं की अधिकता है ना। तो आप लिख सकते हो हिंदू देवी देवताओं की अधिकता के कारण, हिंदू देवी देवताओं की अधिकता के कारण। ठीक है, क्या कहते हैं, आल्हा उपकाशी कहते हैं, याद रहेगा। अब आप यहाँ पे आ जाता है एक इसी का भैया है छोटा सा, कुचामन, कुचामन शहर, है ना। कुचामन शहर का के बारे में अगर बात किया जाए तो इसको क्या कहेंगे, नया नया बना तो नया नया कुछ नाम दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेगा। ठीक है, तो जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है, जागीरी किलों का सिरमौर। ठीक है, जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। और जो एक कुचामन किला भी है ना, क्या है, कुचामन किला भी है, वैसे किला तो डिडवाना भी है। तो कुचामन किला है जो स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी वजह से तो आप कहोगे स्थापत्य और ऐतिहासिक, ऐतिहासिक किला है।
तो स्थापत्य और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो, तो जागीर किलो का सिरमौर क्यों कहते हैं? क्योंकि मारवाड़ के किलों में यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किला यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो कुचामन शहर आपने पढ़ लिया, थोड़ा सा इसको याद करना था। यहाँ हनुमानगढ़ काहे आ गया भैया? हनुमानगढ़ तो हम पढ़ चुके हैं, अब हनुमानगढ़ कितना बार पढ़ेंगे? छोटा छोटा और याद कर लो, है? कपिल देव का पुत्र, चलो झालावाड़ याद कर लो, झालावाड़। झालावाड़ कहाँ है? उसी के बगल में, थोड़ा थोड़ा करके नीचे। झालावाड़ अगर पूछेंगे तो एमपी की तरफ है ना। देखो भाई, याद करो इसको। इसको क्या कहते हैं झालावाड़ को अगर बात किया जाए? तो झालावाड़ को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं घंटियों का शहर। अब घंटियों का शहर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे धार्मिक बहुत ढेर सारे मंदिर हैं, और जब आप शाम को पहुंच जाओ 5:30-6 बजे, तो आपको ऐसा लगता है हर तरफ जो है घंटियों की टिन 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 आरती नजर आती हुई सुनाई देगी। और इसको भी ब्रज क्षेत्र वाला हाल थोड़ा सा है, ब्रज नगर के नाम से भी जाना जाता है, उस उपनाम। अब ये मत कह देना गुरुजी ब्रज नगर तो और है ना। अभी मैं ब्रजनगर कह रहा हूँ, आप कहोगे गुरुजी धौलपुर है, भरतपुर है, डीग है, ब्रजनगर ये भी है, ब्रजनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हाँ। दूसरा बारह है इसके बगल में ना, झालावाड़ है, झालावाड़ के इधर बारह है। बारह के बारे में आप थोड़ा सा लिखो, बारह जिला के बारे में लिख लो। बारह जिला के बारे में क्या फेमस है? कुछ बहुत ज्यादा नहीं, छोटा छोटा जिला है। तो बारह जिला के बारे में अगर देखेंगे तो बराह नगरी के नाम से ये जाना जाता है, और हड़ौती का पूर्वी द्वार भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो बराह नगरी के नाम से ये जाना जाता है, और हड़ौती का पूर्व द्वार भी इसे कहते हैं, पूर्व द्वार भी इसे कहते हैं। ठीक है? हड़ौती का पूर्व द्वार के नाम से ये जाना जाता है, और काली हांडी के नाम से जाना जाता है। काली हांडी क्यों कहा जाता है कि अगर पूछा जाए काली हांडी क्यों कहा जाता है, तो एक चीज आप ध्यान लेना, यहाँ पे एक राजस्थान की एक प्रसिद्ध जनजाति है जिसका नाम है सहारिया। सहारिया, सहारिया जनजाति। ये सहारिया जनजाति मुख्य रूप से इसी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो सहारिया जनजाति का लगभग 98% हिस्सा इसी क्षेत्र में पाया जाता है। लगभग 98% हिस्सा जो है, 98% बहुत होता है, 98% हिस्सा इसी क्षेत्र में पाया जाता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आप जानते होंगे, इसी क्षेत्र में पाया जाता है, याद रख लेना। सहारिया कहाँ पाया जाता है? ठीक है, भील वगैरह बाद में आएगा तो हम यहाँ आगे बात करेंगे, ऐसा नहीं कि सारी जनजाति पढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन जितना मिल रहा है थोड़ा बहुत तो आप याद कर लो। तो यहाँ पे पाया जाता, तो सहारिया जनजाति का निवास स्थान है, इसीलिए इसको काली हांडी के नाम से भी जाना जाता है। और ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। ठीक है, याद करोगे तो लिख लेना भाई, ये जो जनजाति है ये राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति, एकमात्र आदिम जनजाति है। राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है कौन सी? सहारिया। कभी आपसे पूछ ले तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना आप। ठीक है, सहारिया जनजाति हमने पढ़ लिया। अब आता है एक शहर आपका जोधपुर, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए थोड़ा सा, इसके बारे में देख लेते हैं। जोधपुर ये है ना। जोधपुर क्या है? ये भी एक हमारा प्रमंडल के रूप में आता है ना, जोधपुर। इसमें ये सारे फलौदी, जैसलमेर, बलोतरा, बाड़मेर, जालौन, पाली और सिरोही, ये सब सारे शामिल होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा 8 वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जिला इसी में शामिल है सबसे ज्यादा, है ना। 8 जिला इसी में शामिल है, इसमें जोधपुर में। सब अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे बड़ा यही है, जोधपुर। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। जोधपुर संभाग जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, चलो बात करें, तो लिख लेना जोधपुर। जोधपुर को
सूर्य नगरी के नाम से जाना जाता है? जोधपुर जिला। जोधपुर जिला के बारे में अगर हमें पढ़ना हो तो हम सबसे पहले यही कहेंगे, इसे सूर्य नगरी के बारे में जाना जाता है। और इस सूर्य नगरी के बारे में जाना क्यों जाता है? क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे हमारे भारत में एक है ओडिशा, है ना, ओडिशा या फिर उड़ीसा भी लिखते हैं, दोनों आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। तो ओडिशा या उड़ीसा क्या है? ये एक राज्य है, बंगाल की खाड़ी के पास पड़ता है। यहीं पे एक सूर्य मंदिर स्थित है। क्या है? सूर्य मंदिर स्थित है। और इस सूर्य मंदिर ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कोणार्क में स्थित है। कहाँ पे? कोणार्क में स्थित है। ठीक है, कौन बनवाया है वो इतिहास का विषय है, हम वहां नहीं जा रहे हैं कौन बनवाया, हम यही बता रहे हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और यही अगर राजस्थान में देख लिया जाए तो एक सूर्य का मंदिर स्थित है, कहाँ पे? जोधपुर में। इसीलिए इसको सूर्य नगरी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सन सिटी के नाम से जाना जाता है। सन सिटी के नाम से जाना जाता है। इसी को ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना, नीली नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? अभी देखो फिगर में देखो, अगर हमें मरुस्थल में जाना हो तो किधर से जाएंगे? दिल्ली से निकला, यहीं होके जाएंगे ना, जोधपुर होके ही तो जाएंगे। तो जोधपुर क्या हो गया? मरुस्थल का प्रवेश द्वार हो गया। कुछ याद ही नहीं करना है आपको, है ना। अगर कहोगे मरुस्थल का प्रवेश द्वार, तो मरुस्थल का प्रवेश द्वार कौन हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा। और उसका रीजन ये है कि अगर हमें मरुस्थल में जाना है तो जोधपुर से होकर ही गुजरना पड़ेगा, है ना भाई, जोधपुर से होकर ही गुजरना पड़ेगा, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मरुस्थल का। ठीक है, एक देखो इसका और नाम है किलों का शहर कहते हैं। वैसे किलों का शहर तो बहुत है ना, किलों का शहर। राजस्थान में किलों के शहर की कमी नहीं है, पूरे राजस्थान को ही किलों का राज्य कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मंडोर जो है, मंडोर एक स्थान है यहाँ का, जयपुर का, जोधपुर का ही एक स्थान है मंडोर। आप जानते हो मंडोर? मंडोर और मंदोदरी, मंदोदरी अलग है। ठीक है, मंडोर की बात करें अगर, तो ये क्या है? रावण का ससुराल है, रावण का ससुराल है। जाओगे? रावण का ससुराल है। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहाँ रो। देखो रावण का ससुराल कहाँ पे है? मंडोर में है। रावण की पत्नी का नाम क्या था? बता देना जरा। यहीं की थी, मंदोदरी यहीं की थी, मंडोर उसी के नाम पे है और रावण का ससुराल है। ठीक है, जसवंत थड़ा एक यहाँ का स्थान है। जसवंत थड़ा, ठीक है, एक स्थान है यहाँ पे जसवंत थड़ा। इसके बारे में अगर कहा जाता है तो ये बड़ा फेमस है, ये प्रेम की नगरी कहा जाता है, या फिर इसको कह सकते हैं राजस्थान का ताजमहल। राजस्थान का क्या है? तो राजस्थान का ताजमहल है। वैसे अगर ताजमहल देखा जाए तो वो तो आगरा में है ना, लेकिन जसवंत थड़ा एक यहाँ जो है किले के रूप में है, तो उसको क्या कहते हैं? राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। यहाँ ओसियाँ है, ठीक है, ओसियाँ, बस खत्म कहानी। ओसियाँ को क्या कहते हैं? थोड़ा सा इसको भी देख लें, तो ओसियाँ को हम कहते हैं राजस्थान का यही सूर्य नगरी। इसी वजह से कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ओसियाँ में ही कोणार्क स्थित है, मतलब सूर्य मंदिर स्थित है, तो इसको हम राजस्थान का कोणार्क कहते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले राजस्थान का कोणार्क किसे कहते हैं, ओसियां ना देके जोधपुर दिया होगा तो जोधपुर लगा देना। राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं, अगर ये जसवंत थड़ा ना दिया हो, किला है ना दिया हो, जोधपुर दिया हो तो लगा देना। ठीक है, रावण की ससुराल कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, जोधपुर में मंडोर एक स्थान है। तो ये आप कर सकते हो कितना? तो यस करके एक बार बता दो। आज के लिए बस, सभी को राधे राधे। सलमान खान जोधपुर कौन से रास्ते गया था? तो सलमान खान जोधपुर ना पर क्रॉस कर रहा था, तो उसको जो है एक बहुत प्यारा सा हिरन दिखाई दिया, और निर्दयता देखो। खैर छोड़ो यार, क्या बात है, आप लोग कहाँ क्या तराना छेड़ देते हो। दिल की भड़ास निकल जाएगी ना तो सलमान खान FIR करवा देगा, और अरविंद सर फिर छुड़वाते फिरेंगे मुझे भी और तुमको भी। तो फिर आज के लिए बताओ, सेशन ठीक लगा? समझ में आई बातें? क्या आप इसको एक बार पढ़ लोगे? यस करके बताओ।
एक बार पढ़ लेना, बस चीजें याद हो जाएंगी। मैंने आपको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाता हूँ ना, कौन चीज कहाँ पे है और क्यों है ये भी बताता हूँ। तो क्यों है वाला जो पोर्शन होता है ना, बड़ा मजबूत होता है। ऐसे तो बुक में लिखा हुआ कोसियां राजस्थान का कोणार्क, अरे राजस्थान का कोणार्क इसलिए है क्योंकि सूर्य मंदिर है, और इसी वजह से जोधपुर को भी सूर्य नगरी कह दिया जाता है, उसका रीजन यही है। और कोणार्क क्यों कहते हैं, क्योंकि कोणार्क कहाँ पे है, उड़ीसा में है ना। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि कोणार्क किसके नाम पे पड़ा, तो उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। ठीक है, पूरा कोर्स करवाओगे, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो पूरा करवाएंगे। अब इसके बाद कल की क्लास में थोड़ा बहुत इससे थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा बचा हुआ है, तो कल हम उसको कर लेंगे। और उसके बाद एक चीज और बचता है, राजस्थान के स्पेशल में आप लोगों को जो पूछता है, वो कभी कभी ये पूछता कौन सा जिला किस आकार का है, पूछना ही नहीं चाहिए लेकिन पूछता है। तो नवीन जिले बने हैं और नवीन जिला का आकार अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है ना, तो वहां से थोड़ा सा हम क्वेश्चन करवा लेंगे। उसके बाद जो परसों की क्लास आएगी ना, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। और वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों होगी, आई विल सी यू सून। अच्छा जी, मिलते हैं भाई। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हम तब जलवायु पढ़ेंगे, और आप देख लेना मेरे पढ़ाने का तरीका जो है जलवायु का, और बुकों में और टीचरों के पढ़ाने के तरीके से किस प्रकार से अलग रहेगा। क्योंकि देखो, जलवायु का बंटवारा कर दिया, 3-4 भाग में जलवायु बांट दिया, और 4 भाग में जलवायु बांट कर एक एक भाग के बारे में पूरा लिखते चले गए, ये जलवायु ये जलवायु ये जलवायु, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। जलवायु प्रदेश जो होते हैं, जो भौगोलिक प्रदेश होते हैं, वो इंसान के द्वारा नहीं बांटे जाते, वो प्रकृति के द्वारा बांटे जाते हैं। हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। सभी को बाय बाय।